तो कल भी क्लास हो चुका है कंपनी का जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। तो कल बहुत कुछ हम जाने थे, ठीक है। अब वो वीडियो आप देख लो फिर से, सविता आप खासकर देख लेना। और आज हम लोग जानेंगे जो कभी नहीं बताए हैं, कभी कोई भी क्लास में, आज 12-13 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी भी ये हमको लगा नहीं कि बताना चाहिए। वो क्या है? लिस्टेड कंपनी। क्या है? लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। और ये आपका बीएसटी में भी नहीं था, वो पढ़ाया था क्या? लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड। लिस्टेड मतलब यदि हिंदी में बोलेंगे तो कह सकते हैं सूचीयन कंपनी। सूचीयन, सूची होता है ना। अनलिस्टेड मतलब असूचीयन, शायद यही होता है हिंदी इसका, ठीक है। लिस्टेड कंपनी किसे बोलते हैं और अनलिस्टेड कंपनी किसे बोलते हैं? सामान्य सा डेफिनेशन है, कोई बड़ा चीज नहीं है। अब घर जाके इसको डिफाइन कर लेना, कर लेंगे, फिर से वही काम करना मत करना, ठीक ना। हो सकता है वीडियो बन गया, सोचेंगे आज नहीं कल लिख लेंगे, ये भी होता है। ये इंसान को आराम मिलता है तो वो और ही आलसी हो जाते हैं, ठीक है। वही कल पढ़ाते कल ही लिखते हैं तो हो जाता है। लिस्टेड कंपनी किसे कहते हैं? जो कंपनी, ठीक ना, जो कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, क्या लिख रहे हैं हम? स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड होता है, या फिर हम अपने शब्दों में बताते हैं ऑथोराइज होता है, या फिर रजिस्टर्ड होता है। क्या होता है? रजिस्टर्ड। यदि जो कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से अपने कंपनी का क्या करवा लेती है? ऑथोराइजेशन करवा लेती है, ऑथोराइजेशन या फिर रजिस्ट्रेशन करा लेती है, ठीक है। क्योंकि लिस्टेड नहीं समझ में आता है बच्चों को, तो हम अपने लैंग्वेज में आपको समझा देते हैं। एक तरह से वहां से वो ऑथोराइज हो जाती है, वहां उस स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का नाम चढ़ा दिया जाता है। रजिस्टर्ड में किसका नाम चढ़ जाता है? तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं? लिस्टेड कंपनी। जैसे इंडिया में कुछ लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताते हैं, जैसे NSE, नाम सुने कभी? नहीं सुने होंगे। 12th के बीएसटी में सेकेंड पार्ट में आप NSE, BSE और भी ऐसे 24 स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। कितना? तो NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? नेशनल स्टॉक वीडियो बन रहा है, नोट कर लेना वहां, ठीक ना। नेशनल स्टॉक। एक्सचेंज। और भी ये फेमस है इसलिए बोल रहे हैं। एक और है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो लिस्टेड कंपनी कहां से? तो ये दो नाम खाली लिखे हैं, इन स्टॉक एक्सचेंजों से क्या रहती है? लिस्टेड रहती है। वैसे 24 अभी तक तो मेरे जानकारी में इंडिया में टोटल कितने स्टॉक एक्सचेंज है? 24, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, रांची स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, कई नाम है, कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सा नाम है, ठीक है। तो क्या फायदा क्या होता होगा कि लिस्टेड कंपनी अपना कंपनी का क्या करवा लेता है? रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। कहाँ से? स्टॉक एक्सचेंज से। तो होता क्या होगा इससे? कुछ तो फायदा होता होगा। तो क्या फायदा होता है? स्टॉक एक्सचेंज से जो कंपनी अपना पंजीयन करवा लेता है तो वहां स्टॉक एक्सचेंज आगे पब्लिक को क्या करती है? पब्लिक को बताती है कि फलना कंपनी का शेयर मार्केट में क्या है? अवेलेबल है। क्या है? अवेलेबल है। मतलब प्रमोट कौन कर देता है? और जितने भी इन्वेस्टर समझते हैं, जो शेयर में, जो कंपनी के शेयर में अपना पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर बोलते हैं। तो कंपनी में पैसा लगाने से पहले कोई भी व्यक्ति उसका जांच पड़ताल करेगा कि नहीं करेगा? कि वहां पैसा डूब जाएगा कि उग जाएगा समझ, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब पब्लिक देखता है कि स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है तो समझता है कि इसका कंपनी सही है। स्टॉक एक्सचेंज ऐसे ही किसी कंपनी का पंजीयन भी अपने एक्सचेंज में नहीं करवा लेती है, अपने रजिस्टर में नाम नहीं चाहे, उसका जांच पड़ताल करती है सही है या नहीं, सब कुछ उसका बैकग्राउंड सही है कि नहीं है, तब जाके, क्योंकि उसके बारे में ये एक तरह से एजेंट का काम करता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? स्टॉक एक्सचेंज बोलो या फिर शेयर मार्केट बोलो, इसको क्या बोल सकते हैं? शेयर मार्केट, ठीक ना। तो ये सिर्फ मध्यस्थ है, मध्यस्थ मतलब एजेंट है, जो कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से अपना शेयर खरीदने के लिए
नहीं बोल सकती है तो वो क्या कर लेती है, स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड करवा लेती है, अपना नाम वहां चढ़ जाता है। ठीक है, तो जब लिस्टेड हो जाता है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है अपना बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया, जो इसका ऑफिस होगा बॉम्बे में है, इसका हेडक्वार्टर किसका, बीएसई का बता रहे हैं, ठीक ना। और उसमें उस कंपनी का भी शेयर का वैल्यू दिखा रहा है कि बढ़ गया या घट गया। और जो अनलिस्टेड है, नाम अब समझ में आ ही गया, इसको समझाने की क्या जरूरत, वैसा कंपनी जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अपना नाम उसके रजिस्टर में नहीं चढ़वाया, वो हो गया अनलिस्टेड कंपनी। अभी देखिए, अभी इस न्यूज अभी का देखें आप लोग, आज का न्यूज, आज आपका आम बजट पेश हुआ, कहाँ पेश होता है, कौन पेश करता है, आम बजट आपका पेश हुआ, निर्मला सीतारमण हमारे देश की क्या है, वित्त मंत्री है, भी नहीं जानते हैं क्या, हाँ तो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो बजट शो करने का, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार उन्हीं के पास है। अभी कौन है, निर्मला सीतारमण है। अभी का न्यूज आएगा, रात को जाकर न्यूज देखना, आप लोग दम देखना, इसका न्यूज नहीं है मोबाइल में देखना, हम खुद देखेंगे आज रात में पूरा न्यूज, बजट में क्या क्या हुआ आज। अभी हम तुरंत देखें, अभी एक देखें कि जो टैक्स का सिस्टम था, इनकम टैक्स भरने का, वो 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया। वो हम देखें अभी सोशल मीडिया पे, अब कंफर्म नहीं है, हम खुद देखेंगे जाके, न्यूज़ तब बताएंगे आप लोगों को कि कुछ राहत मिला है कि 5 लाख से आप यदि ओवर कमाते तो आपको टैक्स भरना पड़ता था ईयरली, अब कितना कर दिया गया, उस तरह का और भी नियम बना हुआ है। प्लस अभी एक न्यूज आ रहा है कि अडानी कंपनी, नाम सुने होंगे, अडानी अभी इंडियन है, ठीक ना, इंडियन बिजनेसमैन है, तो ये दुनिया का सबसे सेकेंड रिचेस्ट हो गया था। अभी कुछ दिन पहले वही सुन रहे थे, आज अचानक मेरे पास तो न्यूज आज ही आया कि क्या हुआ है कि उसका शेयर का वैल्यू गिर गया, बहुत ज़्यादा गिर गया, जिसमें अब एक अफवाह उड़ रहा है कि LIC भी डूब रहा है। अब हम भी लगाए LIC में, आप लोग लगाए पैसा LIC में, सब डर रहे हैं, जिससे सहारा में हुआ है अभी कांड, वैसे कहीं LIC ना, तो गलत है। LIC जो है पूरा अपना पैसा अडानी ग्रुप में नहीं लगा दिया है, समझे बात। न्यूज में देखे हम कि 36,000 करोड़ रुपया, कितना लगभग, पूरा तो नहीं बताएंगे नेट, 36,000 करोड़ रुपया का शेयर खरीद के रखा है LIC, किसका, अडानी ग्रुप का। और उसका टोटल इन्वेस्टमेंट लाखों में है, लाखों करोड़ में है। 36,000 करोड़ तो 1% है, मात्र कितना है, 1%, ठीक है। तो उसका शेयर क्या हो गया, गिर गया। क्यों गिर गया शेयर, अडानी ग्रुप का शेयर का वैल्यू क्यों गिर गया, कम क्यों हो गया, इसका कई रीजन होता है, ठीक ना, कई रीजन होता है, तो वो रीजन हमको पता लगाना पड़ेगा क्यों गिर रहा है, ठीक है। तो NSE, BSE और भी कई स्टॉक एक्सचेंज, टोटल कितना बता रहे हैं, 24 स्टॉक एक्सचेंज अभी मेरी जानकारी में है, या फिर हो सकता है कि इंडिया का टोटल स्टॉक एक्सचेंज अभी 24 ही है। अभी तक आपका BST बुक तो 24 स्टॉक एक्सचेंज ही दिखा रहा है, नहीं हो सकता। तो अब लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड समझ में आ गया। जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है वो लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड नहीं है उसे अनलिस्टेड कंपनी कहा जाता है। जो एग्जाम बेस्ड है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, OPC मतलब 1 पर्सन, फुल फॉर्म लिख लेना, 1 पर्सन कंपनी, हिंदी में एक व्यक्ति वाली कंपनी, एक व्यक्ति वाली कंपनी। तो एक व्यक्ति वाली कंपनी मींस, इसका अर्थ क्या है, OPC मींस अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन। कल ही बता दिए थे, खाली लिख दिए हैं कि जिस कंपनी में सिर्फ एक पर्सन होता है, किस रूप में, मेंबर के रूप में। मेंबर बोलो या फिर शेयर होल्डर, मतलब इस कंपनी में पूरे शेयर का मालिक कौन होता है, एक व्यक्ति होता है, वो गया OPC। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि एक व्यक्ति मतलब अकेला ही पूरा बिजनेस संभालेगा। क्या वो एम्प्लॉय, क्या वो लेबर नहीं रख सकता है, रख सकता है या नहीं रख सकता है, मालिक अकेला रहेगा, शेयर होल्डर अकेला रहेगा, काम करने के लिए लोगों को तो रखेगा ही रखेगा, ठीक है। फीचर्स, फीचर मतलब विशेषता होता है, क्या होता है, तो 3 पॉइंट हम लिखे हैं मेन जो आपको जानना चाहिए। है तो बहुत सारा फीचर्स, बहुत सारा विशेषता है, लेकिन आप 3 जानो। सबसे पहली बात देखिए, OPC के लिए मिनिमम लिमिट है 50 लाख रुपया का, कितना का, 50 लाख। क्या मिनिमम लिमिट है,
कैपिटल का। किसका? यहाँ बात कैपिटल का हो रहा है। और सिर्फ कैपिटल लिखना सही नहीं होगा, शेयर कैपिटल। क्या? शेयर कैपिटल क्यों लिखते हैं? सिर्फ कैपिटल क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ जो कैपिटल क्रिएट किया जाता है, बनाया, वो घर से जो पैसा रखा हुआ है, बैंक में रखा हुआ, उसको लाके नहीं, वो शेयर में ब्रेक रहता है। शेयर में कल बताया ना, टूटा हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए शेयर के माध्यम से जो पूंजी आप इकट्ठा किए, जैसे बोले ना कि LIC हमारा पैसा जमा करता है, हम लोगों का पैसा जमा करता है, और हम लोगों को 10 साल 20 साल के बाद डबल ट्रिपल करके दे देता है। कहाँ से देता है? ये भी तो कहीं इन्वेस्ट करता होगा। तो अभी बताया ना कि ये अडानी में लगाया हुआ था पैसा, अडानी ग्रुप में। अडानी कंपनी का नाम सुनेंगे आप लोग। तो अडानी ग्रुप में लगाया था 36,000, लगभग बता रहे हैं 36,000 करोड़, समझे? जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट का 1% है। मतलब LIC 100 रुपया यदि इन्वेस्ट किया है, तो अडानी ग्रुप में कितना इन्वेस्ट किया है? 1 रुपया। मान के बता रहे हैं, तो सोचो कितना इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, मतलब सब जगह मिला के। तो उसी तरह से LIC अडानी ग्रुप के शेयर को कितना परचेज किया? 36,000 करोड़ रुपए का शेयर परचेज किया। ठीक है, तो LIC भी तो उसका शेयर होल्डर हो गया। LIC नहीं हुआ? शेयर होल्डर हुआ कि नहीं? किसका? तो एक तरह से मालिक नहीं बोल सकते हैं। कितना का मालिक? तो अब अडानी ग्रुप का टोटल कैपिटल का पता लगाना पड़ेगा। उसका अडानी ग्रुप का टोटल कैपिटल कितना है, तब ना मालूम चलेगा। तो उतना हम लोग पता नहीं लगाना। फिलहाल वो OPC जान गए, और ये जान गए कि पेड अप कैपिटल कितना हो चाहिए। मिनिमम का बात होता है, ये लिख लेना। मेरा बात वीडियो में तो आ ही रहा होगा। मिनिमम कितना कैपिटल साहब OPC स्टार्ट कर सकते हैं? 50 लाख। कितना? 50। अब कंपनी बिजनेस 50 लाख से कम से स्टार्ट भी क्या करना है। ठीक है, चलिए फिर नंबर ऑफ, कल बता रहे थे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में बताइए, रिपीट कीजिए। प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर मिनिमम कितना था? दोनों में? दोनों में 2 था। प्राइवेट में 2 था, 3 था। सुने आप, एकदम इग्नोर नहीं करूँ आपको। कल जो बताएं कि प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर मिनिमम कितना होना चाहिए? 2। प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, और पब्लिक में 3, और मैक्सिमम 15 होना चाहिए। कितना? 15 होना चाहिए। और यहाँ देख लो OPC में 1% कंपनी में कम से कम, सुने आप अपना हिंदी और अपना इंग्लिश में लिख लेना कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना होना चाहिए। कहाँ? OPC में। और मैक्सिमम तो देख रहे हो, तो कितना आसान है। मैक्सिमम तो तीनों में क्या है? मिनिमम का जो रूल है वो तीनों में सेम ही है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, या फिर क्या हो, OPC हो। ठीक है, चलिए ये भी जान गए। और थर्ड, एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर समझते हैं? समझते हैं? सेल्स। टर्नओवर जहां लिखा रहे समझ लेना सेल का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? सेल का बात हो रहा है। तो एनुअल टर्नओवर जो है वो इस कंपनी का OPC का नॉट एक्सीड, मतलब अधिक नहीं होना चाहिए। किससे? 2 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से आपका अधिक होने लगा तो फिर आपको वो OPC के कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे आप। फिर आपको उसको प्राइवेट कंपनी के कैटेगरी में लेके जाना पड़ेगा। सुनने बात, समझे बात? नहीं समझे? कुछ सवाल? कोई सवाल? पक्का सब समझ जाते हैं बात? कल से अभी तक सब समझ रहे हैं ना? ठीक है, हम बोल दिए अभी अकाउंटिंग हम चाहते कल ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आएगा, MCQ टाइप का क्वेश्चन भी आने वाला है। तो आपको दोनों तरफ से तैयार होना है। सुनाई दिया? ऐसा नोट करना है, नहीं किए तो फिर सजा भी मिलेगा। कॉपी कभी भी मांग सकते हो कि दिखाइए हम इनकी वीडियो बना रहे हैं, तो आप सोचना कि आज नहीं नोट करेंगे। एक वीडियो तो है, वीडियो कहाँ जा रहा है? हमको एक बटन दबाने की जरूरत, उसमें प्रीमियम हम डाल देंगे फिर पैसा लग जाएगा वीडियो में, पता है ना? एक बटन उसमें होता है प्रीमियम का अलाउ करना। प्रीमियम मतलब वो फिर देखने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो आप लोग के लिए डाल रहे हैं, देखिए। बाकी लोग देखे चाहे देखे, शेयर तो तुम लोग करने को हम बोले ही कि शेयर करते रहना, ठीक ना? और भी बच्चे जिनको अच्छा लगेगा देखेंगे, नहीं लगेगा नहीं देखेंगे।
किसी को जबरदस्ती, हम इसलिए वीडियो सुन डाल रहे हैं कि मेरा तुरंत हम वायरल हो जाए, ठीक है। और हम हाँ किसी नहीं डाले हैं, कब देखी तुम लोग? क्या लिखा हुआ? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। जब आप कंपनी बिजनेस क्या करने जा रहे हैं? एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? कंपनी बिजनेस को आप एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, मतलब स्थापित करने जा रहे हैं। तो वहां पर कौन कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हिंदी में प्रपत्र बोलते हैं? डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रपत्र। कौन कौन सा ऐसा प्रपत्र है जो आपको बना के रखना होगा, तभी आपको कंपनी व्यवसाय का दर्जा मिलेगा? तो वो है मेन, ये मेन 3 है। ये मत सोचना कि इतना ही डॉक्यूमेंट बनाएंगे और आपके बिजनेस को कंपनी का दर्जा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन ये मेन है, टोटल डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। पहला क्या है? मेमोरेंडम ऑफ, हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्षद सीमा नियम। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्षद अंतर नियम, ठीक ना। पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम। और ये क्या है? प्रविवरण, प्रोस्पेक्टस मतलब तीनों का फर्स्ट ईयर में लिखवा चुके हैं, बस यहाँ हम अभी समझाएंगे, आप नोट कर लेना। तो पार्षद सीमा नियम क्यों बनाया जाता है? या ये भी बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा, ये तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन है? सुन रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्रपत्र इसमें से कौन है? हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है। और ये 3 ऑप्शन है, चौथा नन ऑफ दीज रहे तो क्या टिक आउट कीजिएगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद। क्यों हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसके बिना, इसके अभाव में आप अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाइएगा। क्या नहीं करवा पाएगा? रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीयन नहीं करवा पाइएगा। किसके अभाव में, किसके कमी में? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं भी होगा तो आपका पंजीयन हो सकता है। ऐसे चाहिए आपको, यदि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको ये तीनों चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आप अभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार ही नहीं कर पाए, वो डॉक्यूमेंट बना ही नहीं पाए, आप ये भी नहीं तैयार कर पाए और आप चले गए। कहाँ चले गए? रजिस्ट्रार के पास। कहाँ होता है पंजीयन? रजिस्ट्रार कहाँ बैठता है? प्रत्येक राज्य की राजधानी में, कोर्ट में, ठीक ना। इसके लिए अलग से एक ब्रांच होता है, वहां रजिस्ट्रार बैठते हैं, वहां जाके ये क्या करते हैं? तो वहां जब जमा करना हो तो आप बोल सकते हैं उनको कि ये हम अभी जमा कर रहे हैं और कुछ समय दीजिए, इसको भी हम जमा, तो हो सकता है, ठीक ना। सिचुएशन है, ऐसा कंडीशन है, कर सकते हैं आप, लेकिन जमा बाद में करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गया? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर उसके बाद है, इसके बारे में नहीं बताएं, पर इसके बारे में बात करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा क्या रहता है? वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें कुछ लिखा तो होता होगा। क्या क्या लिखा रहता है? इसमें लिखा रहता है कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस। अब कितना लिखें? कंपनी का नाम, पता, कंपनी के सदस्यों का नाम, पता, कंपनी के डायरेक्टर का नाम, पता। समझ रहे बात को? कंपनी किस उद्देश्य से एस्टेब्लिश किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, उस उद्देश्य को। कंपनी में कितना पूंजी, मतलब कंपनी कितना पूंजी, कितना कैपिटल के साथ, वो भी शेयर कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, उसका भी वर्णन होता है। और भी कई चीजों का वर्णन होता है। सेकंड क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हिंदी में पार्षद अंतर नियम। इसमें क्या लिखा हुआ होता है? इसमें ना कंपनी का नाम लिखा रहता है, ना ही कंपनी का पता। इसमें लिखा रहता है कंपनी का उद्देश्य क्या है, ये यहाँ पे लिखा रहता है ना, उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव। कंपनी का ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा रहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उद्देश्य क्या करना है। तो उस उद्देश्य को पाने के लिए कौन सा रूल, कौन सा रेगुलेशन फॉलो करना है, उसके बारे में कहाँ लिखा रहता है? रूल, रेगुलेशन, नियम, उपनियम, कैसे पाना है उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को, उसको कहाँ पे लिखा जाता है? फिर क्या है? प्राविवरण, हिंदी में क्या? प्राविवरण क्यों बनाया जाता है? तो प्राविवरण क्या होता है?
तो प्राविवरण एक तरह से आपका शेयर का कैटलॉग होता है, हम ये बोलेंगे। कहीं भी जाते हैं महंगा चीज खरीदने, कैटलॉग देता है ना, तो उसमें पूरा वर्णन होता है उस वस्तु का। उसी तरह से प्रोस्पेक्टस के अंदर भी कंपनी शेयर से रिलेटेड प्रत्येक बात का वर्णन होता है, जिसको देखकर पब्लिक डिसाइड कर सके कि शेयर परचेज करना चाहिए। आप कल आपको बताएं कि प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस बनाता है या पब्लिक कंपनी? सुने आप, प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक को इशू कर ही नहीं सकता है, वो सिर्फ अपने मेंबर को ही शेयर इशू करेगा। तो सिर्फ पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस बनाता है। तो पब्लिक को आपको अट्रैक्ट करना होगा ना, तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस, यदि प्रोस्पेक्टस इशू किए बिना, जब इशू कर रहा है शेयर, तो प्रोस्पेक्टस साथ में जाना चाहिए, ताकि पब्लिक देख के डिसाइड कर सके कंपनी का सिचुएशन सही है या नहीं है सही, तो इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट डिसाइड करेगा इसको। अगर नहीं करता है पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं करता है, इस पर कार्रवाई फिर होगा, और भी कानूनी कार्रवाई हो जाता है। तो ये तीनों में पहले भी पढ़े, आज रिवाइज कर लिए फिर से, लेकिन इसको नोट करना है अकाउंट, हम कॉपी चेक करेंगे आपका, ठीक है? इसलिए तैयार रहिएगा। अब वीडियो लोड हो गया, यदि आपको बोल रहे हैं कि अपलोड नहीं किए हैं, तो हो चुका है। आपको कब देखे लास्ट टाइम? रात में नहीं हुआ था। तो चलो, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे आप लोगों को। जितना भी हम बताएं इस चैप्टर में, कंपनी का जो आप जनरल इंट्रोडक्शन लिए, उसके अकॉर्डिंग आप कितना जान रहे हैं वो हम देखना चाहेंगे। चलिए बताएंगे एक करके, ठीक ना? आप बताइए रितिका, एक कंपनी इज, ऑप्शन दे रहे हैं। अब इंग्लिश में उतना भी टफ इंग्लिश नहीं समझेंगे आप। एक कंपनी इज मतलब एक कंपनी होता है, ऑप्शन है ऑल लीगल पर्सन एंड, सॉरी ऑल नहीं लिखा है, एंड इलीगल, क्या लिखा हुआ है? एन इलीगल पर्सन, मतलब एक अवैधानिक व्यक्ति, हिंदी बोल रहे इंग्लिश भी। सेकेंड, एन आर्टिफिशियल पर्सन, हिंदी हो गया एक कृत्रिम व्यक्ति। या फिर एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति। या फिर ए स्पेशल पर्सन, मतलब एक विशेष व्यक्ति। बी नंबर, चलिए तो बी नंबर रॉन्ग हो गया। आर्टिफिशियल सही है, लेकिन आप सी ऑप्शन ध्यान नहीं सुने, बी भी सही है और सी भी सही है। एन आर्टिफिशियल लीगल, लीगल लिखा हुआ है, ये लीगल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल तो होता है लेकिन लीगल नहीं होता है, क्या इलीगल होता है? देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो कोई भी कंफ्यूजन में चला जाएगा। हम तो यही बताए थे कि कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, हम तो नहीं बोले कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लेकिन बाद में बताया थे ना कि कंपनी बिजनेस लीगल पर्सन होता है, ठीक ना? इसका अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। क्या होता है? सेपरेट, हिंदी में क्या? पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। तो गलत हुआ कोई बात नहीं, लेकिन सुन लिए ना? सुने? आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है? तो ये सही होगा। दोनों ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन है? सी नंबर, ठीक है। अगला है, आप बताएंगे नेक्स्ट, बाय whom अ कंपनी इज क्रिएटेड, कंपनी को कौन क्रिएट करता है? ऑप्शन है बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब हिंदी हो गया पूर्वाधिकार अंशधारी। दूसरा है बाय प्रमोटर्स, मतलब प्रवर्तक। तीसरा है बाय लॉ, मतलब नियम, कानून के द्वारा होता है। या फिर डिवेंचर होल्डर, ऋण पत्रधारी। अब बोले सर ये सब नहीं बताया, कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको लगेगा ये तो अभी तक आप नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन आप अपना अनुमान से बता सकते हैं इसको। बताइए, कंपनी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? क्या पूर्वाधिकार अंशधारी द्वारा, क्या प्रमोटर द्वारा, क्या कानून द्वारा, लॉ मतलब कानून ही होता है, या फिर ऋण पत्रधारी द्वारा? पहला है प्रेफरेंस शेयर होल्डर द्वारा। क्या लगता है आप लोगों को? बी नंबर है प्रमोटर द्वारा। कहीं तो बताए नहीं प्रमोटर द्वारा, कभी बोले थे क्या? नहीं, ठीक है। ऐसे प्रमोटर करता है, प्रमोटर क्या करता है? कंपनी का स्थापना करता है। लेकिन आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है ये वाला, और सही भी ये ऑप्शन देना नहीं चाहिए। लॉ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कानून द्वारा होता है। ऐसा नहीं था कि जब मन किया कंपनी बिजनेस खोल दिए, जब मन किया
कंपनी बिजनेस खोली, ऐसा नहीं है। आपको कानून देखना होगा इसके लिए, कानून मतलब क्या कंपनी बनाने के लिए क्या नियम है, उसका क्या कानून है, उसके बाद ही आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कौन सा सही होगा? बाय लॉ, ठीक है। फिर ए कंपनी इज जनरली क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ, ए कंपनी इज जनरली क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ, कंपनी किस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से क्रिएट किया जाता है, मतलब इसका निर्माण किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है फॉर रेंडरिंग सर्विस टू द पब्लिक, पब्लिक को सेवा प्रदान करने के लिए। दूसरा है अर्निंग प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए, या फॉर बेनिफिटिंग द गवर्नमेंट, या सरकार को बेनिफिट देने के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। आपसे पूछें क्या पब्लिक को सेवा देने के लिए, या फिर लाभ कमाने के लिए, या फिर गवर्नमेंट को फायदा देने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? पहला है पब्लिक को सर्विस देने के लिए, सेवा करने के लिए। क्या लगता है आप लोगों को? बी नंबर हो, क्या होगा? पब्लिक की सेवा के लिए कंपनी कहाँ स्थापित होता है? ये तो एक बिजनेस है ना, बिजनेस सर्विस तो देता है, लेकिन पहला उद्देश्य इसका क्या होता है? लाभ कमाना। इसलिए सही ऑप्शन से कौन सा हो जाएगा? चलिए चौथा क्वेश्चन, जिसको भी जा रहा है आसान जा रहा है, आप बताइए निशु। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड टू, हम बोले हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स, मेंबर मतलब शेयर होल्डर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड टू, क्या 20 या 7 या 50 या 200? 200 होगा। 50 कौन बोल रहे हैं? 200 होगा, कल बताए हैं, ध्यान रखना, अभी याद ही कर लो, अभी कल ही बताए थे ना, बेस्टिंग बताए, कितना बार रिपीट हो गया, दिमाग में घुस गया आपका। अगला आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी, इनमें से कौन कंपनी का विशेषता नहीं है? सुने आप, ऑप्शन सुनो। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब हिंदी कृत्रिम व्यक्ति, क्या लगता है ये विशेषता है या नहीं है? फिर है सेपरेट लीगल एंटिटी, हिंदी पृथक वैधानिक अस्तित्व, क्या ये है? ये भी है। उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी या क्रिएटेड बाय लॉ, सब यहाँ पर लग रहा है कि फीचर्स ही है, बस एक लग रहा है, कौन? क्योंकि हम लोग पढ़े थे नॉर्मली कि लिमिटेड होता है, क्या होता है? लायबिलिटीज लिमिटेड होता है, ठीक ना। तो 5 का सी है, सही है। फिर है, आप बताएंगे रानी, फीचर ऑफ कंपनी इज, अब पूछ रहा है कि ये कंपनी का विशेषता कौन सा है बोल रहा है, अभी नहीं है पूछे आपसे, इसमें है, तो ये तो इजी हो गया आपका। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब हिंदी क्या हुआ? अरे इंग्लिश हिंदी दोनों जानेंगे, वैधानिक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। लिमिटेड लायबिलिटी होता है, होता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब उसका वही अलग अस्तित्व होता है, अलग भले नहीं लिखवा, लेकिन ये होता है, आज हम बता रहे हैं। और ऑल ऑफ द एबव, नॉर्मल है, क्या होगा इसका? नेक्स्ट, द कंपनी हुज मोर देन हाफ रेटिंग पावर इज एक्वायर्ड बाय अनदर कंपनी इज कॉल्ड, ये चीज नहीं बताया गया, लेकिन अभी हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक ना, ये भी हम डिटेलिंग में नहीं समझाए थे। फिर सुनो, एक कंपनी हुज मोर देन हाफ रेटिंग, हुज मोर देन हाफ रेटिंग पावर इज एक्वायर्ड बाय अनदर कंपनी, मतलब एक कंपनी जिसका आधा से अधिक शेयर कोई दूसरा कंपनी खरीद लेता है, कोई दूसरा कंपनी खरीद लेता है, तो इज कॉल्ड, उस कंपनी को क्या कहते हैं? तो सुन लो, इसके बारे में बता देते हैं। कंपनी का जो टाइप था ना, कंपनी का टाइप, हम क्या कल बोले थे, कंपनी का टाइप आपके अकाउंट बुक में कितना दिखाया गया है? 3 दिखाया है, मेन, बेसिकली 3 मेन दिखाया गया है। फिर उसके अंदर भी बहुत सा कंपनी आता है, और जब ग्रेजुएशन में जाइएगा तो और भी इसका बड़ा डिवीजन दिखेगा, किसका? कंपनी का। तो वो वाला डिवीजन वो आगे आपको दिया हुआ था, इसी बुक में दिया हुआ है, लेकिन वो हम जरूरी नहीं समझते थे कि वो बताया जाएगा अभी, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो हम बता देते हैं। 2 टाइप का और भी कंपनी होता है, एक होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडियरी कंपनी। सुन ही लो और लिख भी लेना, जब बता रहे हैं तो लिख ही लेना। होल्डिंग कंपनी, अब बोलिएगा कि सर हमको तो नहीं समझ में आया, आप इंग्लिश में बोल दीजिए। सूत्रधारी कंपनी, क्या? ये सहायक कंपनी, क्या? सहायक कंपनी, ठीक है। किसे कहते हैं सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी?
जो कंपनी दूसरे कंपनी का 50% से ज्यादा मतलब आधे से ज्यादा शेयर खरीदे तक। कोई भारी परिभाषा बता रही क्या? भारी है? कितना केजी का है? कोई बोल सकता है 2-4 केजी का भारी है? नहीं समझ में आएगा? अरे हाँ या ना? नहीं हो सकता है, ये इजी है। जो कंपनी दूसरे कंपनी का आधे से अधिक, वही 50% से अधिक शेयर परचेज करता है, उस कंपनी को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन दिया हुआ है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, ए और बी दोनों या नन ऑफ दिस? होल्डिंग कंपनी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है बी नंबर, इसका मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कंपनी हुज मोर देन हाफ रेटिंग पावर इज एक्वायर्ड बाय अनदर कंपनी। एक कंपनी जिसका आधे से अधिक हिस्सा, अच्छा बोल कुछ आ रहा था, क्या हुआ? एक कंपनी जिसका आधे से अधिक हिस्सा कोई और कंपनी ले लिया है, तो जिसका ले लिया है उस कंपनी को क्या बोलते हैं? जो खरीदता है 50% से ज्यादा शेयर वो होल्डिंग कंपनी, और जो बेचता है 50% से ज्यादा शेयर उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और कर रहा था कि जिस कंपनी का आधे से अधिक शेयर किसी और कंपनी के पास है उस कंपनी को क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या होगा? सहायक कंपनी। 7 क्वेश्चन एमसीक्यू था इस चैप्टर का, ठीक है। और कुछ ट्रू फॉल्स है, ठीक ना, बताते जाना। आप बताओ किसका पारी है? आप ही का है सविता। ए कंपनी इज अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। ये कल का क्लास में मिस किए हैं, तो आप बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? सेकेंड आप बताइए। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसका लीगल आर्टिफिशियल पर्सन आपसे क्या पूछा जा रहा है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये भी गलत तो नहीं है, ये भी क्या है? ट्रू है। इसीलिए बोला ऑप्शन में 2 ऑप्शन था ना, तो कौन सा ठीक करना सही रहा? इसमें आर्टिफिशियल लीगल लिखा है, आर्टिफिशियल ये दोनों सही है। आप बताएंगे ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब देखिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो सकता है, आज ही हम नाम ले रहे हैं, कल नहीं लिए। देखो कंपनी लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, पूरा नाम होता है संयुक्त पूंजी कंपनी। पूरा नाम क्या है? तो वही इंग्लिश में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। तो ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ शेयर होल्डर। हिंदी हो गया कि एक कंपनी जो है अंशधारियों का एक संघ है, संगठन है। बिल्कुल है, अंशधारियों से बनता है ना कंपनी। सही है। आप बताइए निशु। एक कंपनी में बी आइदर लिस्टेड और अनलिस्टेड। एक कंपनी लिस्टेड भी हो सकता है और अनलिस्टेड भी। ट्रू या फॉल्स? अभी बताएं। लिस्टेड भी हो सकता है और ये भी ट्रू है। फिर द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज प्राइवेट कंपनी इज 2। प्राइवेट कंपनी में कम से कम संख्या जो होना चाहिए मेंबर का वो 2 है। सही है, 2 ही ना होता है कम से कम। फिर है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी इज 7। ये भी ट्रू है। क्या है? सुने आप, पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए मेंबर का? पब्लिक कंपनी में 7 और प्राइवेट कंपनी में 2। कल लिखा है, ठीक ना। बार बार कल बोल रहे हैं, मतलब वीडियो देखना जरूरी है आपको। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे तो हम जबरदस्ती ध्यान दिलवाएंगे, लेकिन घर पे तो नींद भी आ सकता है वीडियो देखते देखते। आएगा ना? आएगा, निश्चित आएगा नींद, ठीक है। 40 मिनट का वीडियो है, कितना हो गया? 33 मिनट हो गया। ए प्राइवेट कंपनी इज वन विच रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर इज 200। आप पूछे नहीं, आप बताइए। हिंदी समझ में आई होगा, आदत हो जाता है इंग्लिश बोलते बोलते और समझते समझते आपको इंग्लिश अच्छा लगेगा। फिर एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फिर आप बताइए। ए पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। हिंदी हो गया कि एक पब्लिक कंपनी का अर्थ है कि वो प्राइवेट कंपनी नहीं होना चाहिए। ट्रू या फॉल्स? ट्रू होना चाहिए। सही है। पब्लिक कंपनी मतलब वो कि जो प्राइवेट कंपनी, ये भी डेफिनेशन है, ये सही है, ट्रू है। फिर है शेयर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है, लेनदार। ट्रू या फॉल्स? ट्रू बोले आप लोग, फॉल्स है। क्रेडिटर मतलब क्या? जो कर्जा दिया है। अरे जो पैसा, जो शेयर होल्डर, जो मेंबर कंपनी में पैसा लगाया है ना, वो लोन नहीं दिया हमको, वो उस कंपनी का कैपिटल खरीदा है।
क्या खरीदा है? कैपिटल। क्या ये बोल सकते हैं उस कंपनी का पूंजी में हिस्सा खरीदा है, मतलब मालिक बन गया है। तो अब याद रखना, शेयर होल्डर क्रेडिटर नहीं है, ऑनर है। डेटर भी नहीं, ऑनर है। क्या है? ऑनर है। आगे डिवेंचर पढ़िएगा, डिवेंचर होल्डर होता है क्रेडिटर। क्या होता है? तो दिमाग में डाल लो तुम। आगे है 10वां नंबर, द लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड। लिमिटेड होता है, लायबिलिटी मतलब दायित्व सीमित होता है, अंशधारी का। ट्रू है। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज अनलिमिटेड, उसे घुमा दिया, क्या होगा इसका? फॉल्स। तो ये चैप्टर का जो ट्रू फॉल्स था, जो जानकारी था, वो हम दे दिए। कोई परेशानी? एक चीज छूट रहा था तो हम बोल देते हैं, नोट कर लेना। ओपीसी में एक चीज छूट गया। ओपीसी का एक और कंडीशन है 1% कंपनी का, क्या? कि वो इंडियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडियन। इंडियन होना चाहिए, तो ही ओपीसी मतलब आप यहाँ ओपन कर सकते हैं 1% कंपनी इंडिया में। अब इंडियन होने का शर्त पता है आपको? उसके लिए आपको इनकम टैक्स का बुक पढ़ना हो। किसका? जो सेमेस्टर 3 में अभी हम पढ़ा रहे हैं, सेमेस्टर बीकॉम सेमेस्टर 3 में। अभी जो बोले ना 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया अब इनकम टैक्स का लिमिट, वो भी पढ़ाते हैं हम। कहाँ? इनकम टैक्स। अब नया जो सेमेस्टर 3 का बैच आएगा उसमें अब नया बुक आएगा, नया नियम के साथ का कि आज बजट में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। आज जितना ज्यादा चेंज होगा, सविता नींद आ रहा है आपको? जितना ज्यादा चेंज होगा उतना सर का दर्द मेरा बढ़ेगा, क्योंकि सब कुछ चेंज हो जाएगा तो फिर से हमको नियम को देखना पड़ता है, समझे? तो वहां पर उस बुक में लिखा हुआ है कि निवासी किसे बोलते हैं, सुने? रेसिडेंट किसे बोलते हैं, इंडियन रेसिडेंट किसे कहते हैं, उसके लिए नियम है, बहुत सारा नियम है। लेकिन एक नियम बता देते हैं जो आपका बुक भी लिख दिया है यहाँ पे। यदि आप एक वर्ष में 182 दिन से, मतलब एक वर्ष मतलब यहाँ पर पिछले वर्ष का बात होगा, कि पिछले वर्ष यदि आप 182 दिन से कम रहे हैं भारत में, भारत के अंदर, भारत की सीमा के, तो आप रेसिडेंट नहीं कह रहे हैं। यदि आप 182 दिन कम से कम रहे, बाकी भी आप विदेश में रह रहे हैं, तो आप रेसिडेंट कहलाएंगे, ठीक ना? मतलब निवासी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बहुत सारा, ही तो एक नियम खाली आपको यहाँ बताया, और भी बहुत सारा नियम है, बहुत सारा कंडीशन इसके पीछे, कि 182 दिन का नियम फॉलो नहीं कर पाए तो और भी नियम दिया हुआ, बहुत सारा नियम है। तो फिलहाल अभी ये बात को याद रखेंगे, और कहाँ पर लिखेंगे जाके? ओपीसी समय लिख रहे होंगे उसी समय, लास्ट में वीडियो में लास्ट में रहेगा, पूरा वीडियो पहले देख लेना, ठीक ना? ओके। तो हमको लगता है कि आप फर्स्ट ईयर बीएसटी में भी कंपनी के बारे में अच्छा खासा थ्योरी ले लिए थे, जानकारी ले लिए थे, और यहाँ फिर से रिपीट हो गया, कुछ नया भी जानकारी मिला। जैसे भी यहाँ होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी के बारे में बताया, ठीक है? लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड बताया, ठीक है? ओपीसी बताया, ठीक है? ओपीसी बताया बीएसटी फर्स्ट ईयर में, ठीक है? नहीं बताया था, तो यहाँ नया आप जा रहे हैं, ठीक है? तो ये लेसन आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब लेसन 2 हम लोग जब जाएंगे तो वहां पर हम लोग अकाउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। क्या? लेकिन वहां भी शुरू में आपको कुछ थ्योरी जानना होगा, ठीक है? उसके बाद वहां आप क्या स्टार्ट कर देंगे? अकाउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? न्यू बुक में थोड़ा चेंज है, ठीक है? तो नोट कर लेना।